क्वेश्चन है राम किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। राम की तुलना में श्याम 60% अधिक कार्य कुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में श्याम को कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि दो व्यक्ति है, एक राम है और दूसरा श्याम है। और ऐसा कहा गया है कि अगर राम किसी कार्य को करता है ना, तो कार्य 16 दिन में समाप्त हो जाता है। अब पूछा ये गया है कि अगर श्याम इस कार्य को करेगा तो कितना समय लगेगा। और यहाँ पर राम और श्याम की कार्य क्षमता में संबंध ये दिया हुआ है कि राम की तुलना में श्याम जो है वो अधिक कार्य कुशल है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि कितना अधिक कार्य कुशल है, 60% अधिक कार्य कुशल है। तो अब हम इस डाटा का यूज कैसे लेंगे, आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि राम की तुलना में श्याम जो है वो 60% अधिक कार्य कुशल है। तो यहाँ पर हम कार्य का अनुपात निकालते हैं और इस तरह से निकालेंगे कि कौन ज़्यादा कार्य कर सकता है। आपको पता है कि अगर यहाँ पर श्याम की कार्य क्षमता जो है, यानी कि श्याम जो है वो अधिक कार्य कुशल है, तो श्याम जो है वो अधिक कार्य कर पाएगा। तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि राम जो है वो 100 यूनिट कार्य कर सकता है, तो श्याम जो है वो उसी समय में कितना कार्य कर सकता है। अगर 60% अधिक कार्य कर सकता है तो यहाँ पर आ जाएगा 160 यूनिट। अगर राम 100 यूनिट कार्य करेगा तो श्याम उसी समय में 160 यूनिट कार्य कर लेगा। तो यहाँ पर हम इनकी कार्य क्षमता के बीच का अनुपात निकाल सकते हैं, या फिर जो इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है उसका अनुपात निकाल सकते हैं। तो 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पर अनुपात आ जाएगा 5:8। तो यहाँ पर कार्य के बीच का जो अनुपात निकाला गया है वो कितना आ गया है, 5:8 आ गया है। तो यहाँ पर अब हम समय का अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं। कार्य के अनुपात का अगर हम उल्टा लिख देंगे तो वही समय का अनुपात होगा। तो यहाँ पर समय का अनुपात कितना आ जाएगा, 8:5 आ जाएगा। अगर कार्य का अनुपात यहाँ पर 5:8 है तो कार्य के अनुपात का उल्टा क्या हो जाएगा, समय का अनुपात, और ये कितना हो जाएगा, 8:5 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर अनुपात से भी तो समझ सकते हो ना कि राम की यहाँ पर जो कार्य क्षमता है वो 5 यूनिट है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर राम को जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 8 यूनिट लग रहा है। और आप देख सकते हो कि श्याम की कार्य क्षमता जो है वो राम की कार्य क्षमता से अधिक है। तो श्याम को कार्य को करने में जो समय लग रहा है वो राम की तुलना में कम समय लग रहा है। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो कि कार्य क्षमता के अनुपात का अगर उल्टा कर दिया जाएगा तो यहाँ पर समय का अनुपात आ जाएगा। अब देखिए कि राम के लिए तो यहाँ पर समय दिया हुआ है कि राम अगर कार्य को करेगा तो 16 दिन में कार्य को समाप्त कर लेगा, और हमें ये पता लगाना है कि श्याम को उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर ये जो 8 यूनिट है, क्योंकि राम को कार्य करने में कितना समय लग रहा है, 8 यूनिट का समय ही तो लग रहा है। तो 8 यूनिट की वैल्यू प्रश्न में दी हुई है 16 दिन के बराबर। तो हमें ज्ञात ये करना है कि श्याम को कितना समय लगेगा। श्याम को लगेगा 5 यूनिट, तो हमें यहाँ पर 5 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 8 में अगर 2 का गुणा किया जाए तो यहाँ पर 16 दिन आ जाएगा। उसी प्रकार अगर 5 में 2 का गुणा किया जाए तो यहाँ पर आ जाएगा 10 दिन। अगर राम उस कार्य को 16 दिन में समाप्त करता है और यहाँ पर राम की जो तुलना में श्याम की कार्य क्षमता 60% अधिक है, तो फिर श्याम को कितना समय लगेगा कार्य को पूरा करने में, 10 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग ले रहे थे। तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मतों का 10% प्राप्त हुआ, जबकि विजेता और प्रथम उपविजेता के मतों का अंतर कुल मतों का 10% है। यदि प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता के मतों का अंतर 210 था, तो विजेता को कितने मत प्राप्त हुए। तो प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि एक चुनाव है और चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3 उम्मीदवार थे, तो तीनों उम्मीदवार किसी न किसी पोजीशन पर तो रहे होंगे। यानी कि जो फर्स्ट पोजीशन पर रहा है तो वह व्यक्ति है जो चुनाव में विजेता है, यानी कि जिसको सबसे ज़्यादा मत मिले हैं। और तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को सबसे कम मत मिले हैं। तो यहाँ पर अब आप ये समझिए कि प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर हम ऐसा मान सकते हैं कि अगर कुल मत 100 यूनिट है ना, तो 100 यूनिट में से 10 यूनिट वोट किसको मिले हैं,
तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को। तो तीसरे स्थान पर जो भी व्यक्ति रहा है उसको सबसे कम वोट मिले और कितने मिले हैं, 100 यूनिट में से 10 यूनिट वोट मिले हैं। लेकिन प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि विजेता विजेता यानी कि जो फर्स्ट स्थान पर रहा है, और प्रथम उपविजेता कौन होगा जिसको विजेता से कम वोट मिले हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सेकंड स्थान पर है ना, उस व्यक्ति को कहा जाएगा प्रथम उपविजेता, और जो तीसरे स्थान पर व्यक्ति है उसको कहा जाएगा द्वितीय उपविजेता। तो प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि विजेता और प्रथम उपविजेता के मतों का जो अंतर है ना, वो कुल मतों का 10% है। तो प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि फर्स्ट स्थान पर रहने वाला व्यक्ति और जो सेकंड स्थान पर रहने वाला व्यक्ति है, इनके वोटों का जो अंतर है ना, वो कुल मतों का 10% है। तो कुल मत कितने हैं, 100 यूनिट है। तो 100 यूनिट का अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 यूनिट आ जाएगा। और ऐसा कहा गया है कि पहले स्थान और दूसरे स्थान पर जो भी व्यक्ति रहे हैं, उनको जो वोट मिले हैं, उनके वोटों का अंतर कितना है, 10 यूनिट है। तो यहाँ पर अब आप ये समझिए कि यहाँ पर तीसरे व्यक्ति को तो 10 यूनिट वोट मिल ही गए हैं। अब शेष कितने बचे हैं, 100 यूनिट में से 10 यूनिट वोट तो किसको मिले हैं, तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को मिले हैं। तो यहाँ पर अभी 90 यूनिट वोट शेष बचे हैं, जो किस किस को मिलेंगे, पहले स्थान पर रहने वाले व्यक्ति और दूसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को मिलेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि उनके वोटों में जो अंतर आएगा वो 10 यूनिट का आएगा, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि जो फर्स्ट स्थान पर रहा है उसको तो ज़्यादा ही वोट मिले होंगे। अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि 100 यूनिट में से 50 यूनिट वोट किसको मिले हैं, फर्स्ट स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को, तो यहाँ पर हम ऐसा लिख देते हैं कि दूसरे स्थान पर जो व्यक्ति रहा है उसको 40 यूनिट वोट ही मिले होंगे। क्योंकि अब आप ये देख सकते हो कि अगर हम तीनों स्थानों पर रहने वाले व्यक्ति, जैसे कि पहले स्थान, दूसरे स्थान, तीसरे स्थान पर जो यहाँ पर ये व्यक्ति है, जैसे कि पहले स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को 50 यूनिट वोट मिले हैं, दूसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को 40 यूनिट वोट मिले हैं, और तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को 10 यूनिट वोट मिले हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप यहाँ पर जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 यूनिट आ जाएगा। और हमने यहाँ पर कुल वोट भी कितने माने हैं, 100 यूनिट माने हैं। यहाँ पर दूसरी कंडीशन भी आप देख सकते हो कि दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये थी कि पहले स्थान और दूसरे स्थान पर जो व्यक्ति है उनको जो वोट मिले हैं ना, उनके वोटों का जो अंतर है ना, वो कुल वोट का 10% होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हो कि वोटों में जो अंतर आया है वो 10 यूनिट का आया है, और यही तो 100 यूनिट का 10% के बराबर है। तो यहाँ पर आपने ये समझा कि पहले स्थान पर जो व्यक्ति रहा है उस व्यक्ति को 50 यूनिट वोट मिले और वही व्यक्ति जो है विजेता है। दूसरा स्थान पर जो व्यक्ति रहा है उसको हम कहेंगे प्रथम उपविजेता, और उसको कितने मिले हैं, 40 यूनिट वोट मिले हैं। और तीसरे स्थान पर जो व्यक्ति है, यानी कि इसको प्रश्न के अनुसार कहा जाएगा द्वितीय उपविजेता, और इसको कितने मिले हैं, 10 यूनिट वोट मिले हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमने ये ज्ञात कर लिया है कि 100 यूनिट में से फर्स्ट स्थान पर रहने वाले व्यक्ति और सेकंड स्थान पर रहने वाले व्यक्ति और यहाँ पर थर्ड स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कितने कितने वोट मिले हैं। लेकिन प्रश्न में तो ऐसा कहा गया है कि प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता के मतों का जो अंतर है वो कितना है, 210 है। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि जो यहाँ पर हमने 100 यूनिट की वैल्यू मानी है, और उसके अनुसार आप देखो कि जो प्रथम उपविजेता कौन है, जिसका सेकंड स्थान है, और द्वितीय उपविजेता कौन है, जिसका थर्ड स्थान है। तो इनके जो वोटों का अंतर है ना, वो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 30 यूनिट का है। जब हमने 100 यूनिट माना है और उसके आधार पर हमने ये निकाला है कि पहले स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कितने मिले हैं वोट, दूसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कितने वोट मिले हैं, और तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कितने वोट मिले हैं। तो यहाँ पर 100 यूनिट के अनुसार जो हमने वैल्यू मानी थी ना, उसके अनुसार तो यहाँ पर जो ये अंतर आ रहा है वो 30 यूनिट का आ रहा है। लेकिन प्रश्न में ये वैल्यू किसके बराबर दी हुई है, 210 के बराबर दी हुई है। तो यहाँ पर हम 1 यूनिट की वैल्यू तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 1 यूनिट बराबर यहाँ पर आ जाएगा 7 वोट। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई है, 7 वोट के बराबर आई है। प्रश्न में पूछा ये गया है कि विजेता को कितने मत प्राप्त हुए हैं। तो अब आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि विजेता को कितने मत प्राप्त हुए हैं। हमने जो यहाँ पर 100 यूनिट की वैल्यू मानी थी, तो उसके अनुसार तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पर व्यक्ति है उसको कितने वोट मिले हैं, 50 यूनिट वोट मिले हैं 100 यूनिट में से, और वह विजेता भी है। लेकिन हम यहाँ पर जो आंसर निकालेंगे वो यूनिट में नहीं निकालेंगे, मतों की संख्या हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 यूनिट किसके बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमने यहाँ पर ज्ञात कर ही ली है।
कि 1 यूनिट बराबर किसके है, 7 वोट के बराबर है। तो 50 यूनिट जो है वो कितने वोट के बराबर होगा। तो 50 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 50 का गुणा हम यहाँ पर 7 से करेंगे, क्योंकि 1 यूनिट बराबर 7 वोट के है। तो 50 गुणा 7 कितना आ जाएगा, 350 आ जाएगा। तो प्रश्न में पूछा गया था कि विजेता को कितने मत प्राप्त हुए हैं, तो आंसर आएगा कि 350 मत प्राप्त हुए हैं विजेता को, और ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगर प्रश्न में ऐसा पूछा जाता कि कुल मत कितने थे, तो यहाँ पर हमें 100 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी होती। जब 1 यूनिट बराबर यहाँ पर 7 वोट के है तो 100 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर आ जाती 700। अगर प्रश्न में ऐसा पूछा जाता कि तीसरे स्थान पर जो व्यक्ति है उसको कितने मत प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पर हमें 10 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी होती, और 10 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाती, 70 आ जाती, क्योंकि 1 यूनिट किसके बराबर है, 7 वोट के बराबर है। प्रश्न में ऐसा भी पूछा जा सकता था कि दूसरे स्थान पर जो व्यक्ति रहा है उसको कितने वोट मिले हैं, तो फिर हमें 40 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी होती, और 40 यूनिट किसके बराबर होता, जब 1 यूनिट बराबर 7 वोट के है तो यहाँ पर 40 यूनिट की वैल्यू हो जाती 280 वोट के बराबर। तो इस तरह से यहाँ पर हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न में तो ये पूछा है कि विजेता को कितने मत प्राप्त हुए, तो आंसर आएगा कि 350 मत प्राप्त हुए हैं विजेता को। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2,000 रुपये में एक वस्तु खरीदता है। 1 वर्ष के बाद वह इसे 3,000 रुपये में बेच देता है। 2,000 रुपये में वस्तु खरीदी है और उसी वस्तु को बेच दिया जाता है 3,000 रुपये में। फिर प्रश्न में आगे ये कहा गया है कि 1 वर्ष बाद वह फिर से उसी वस्तु को 4,000 रुपये में खरीदता है। जिस वस्तु को उसने 3,000 रुपये में बेच दिया था, उस वस्तु को अगर 1 वर्ष बाद वह खरीदता है तो फिर वह कितने में खरीदता है, 4,000 रुपये में खरीदता है, और फिर से वह उसको बेचता है, और कितने में बेचता है, 6,000 रुपये में बेच देता है। दोनों लेन देन के लिए उसका समग्र लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है ना, उसने 2 लेन देन किए हैं, यानी कि उसने पहले वस्तु खरीदी, फिर उस वस्तु को बेच दिया, फिर उसने वस्तु खरीदी और फिर बेच दिया। अब पूछा ये गया है कि यहाँ पर लाभ कितना होगा। तो पहली स्थिति से अगर आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को देखोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, क्रय मूल्य तो यहाँ पर कितना है, 2,000 रुपये है। पहली स्थिति में जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 2,000 रुपये है, और वस्तु को बेचा कितने में गया है, 3,000 रुपये में बेचा गया है। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर 3,000 रुपये है। और यहाँ से अगर हम लाभ ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि लाभ तो हो ही रहा है, 2,000 रुपये की वस्तु को 3,000 रुपये में बेचा गया है, तो 1,000 रुपये का यहाँ पर लाभ हो रहा है। फिर प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि 1 वर्ष बाद वह फिर से उसी वस्तु को 4,000 रुपये में खरीदता है। तो अब हम यहाँ पर ये दूसरी कंडीशन मान सकते हैं, जिसमें वह वस्तु को खरीद रहा है कितने में, 4,000 रुपये में खरीद रहा है। और फिर देखिए कि फिर वस्तु को वह बेच देता है, और कितने में बेचता है, 6,000 रुपये में बेचता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि लाभ तो हो ही रहा है, 4,000 रुपये में खरीदी गई वस्तु को अगर 6,000 रुपये में बेचा जाएगा तो यहाँ पर लाभ कितने का होगा, 2,000 रुपये का होगा। अब आप ये देखिए कि कुल मिलाकर लाभ कितना हुआ है। जो पहली कंडीशन थी उसके अनुसार तो यहाँ पर लाभ 1,000 का था, और दूसरी कंडीशन के अनुसार यहाँ पर लाभ कितने का है, 2,000 का है। लेकिन हमें तो यहाँ पर समग्र लाभ निकालना है, दोनों कंडीशन का लाभ निकालना है। तो लाभ कितना है यहाँ पर, 3,000 रुपये होगा। 1,000 प्लस 2,000 कितना होगा, 3,000 रुपये होगा। लेकिन हमें आंसर जो देना है ना वो प्रतिशत में देना है। तो अब हमें प्रतिशत में आंसर देना है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुल मिलाकर अगर हम क्रय मूल्य निकालें तो कितना आएगा, 2 + 4 कितना होगा, 6,000 होगा। और यहाँ पर हम विक्रय मूल्य भी ज्ञात कर सकते हैं, 3,000 + 6,000 कितना हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि कुल मिलाकर भी अगर हम लाभ देखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 6,000 रुपये में खरीदी गई वस्तु है और 9,000 रुपये में बेच दी गई है। तो यहाँ पर जो लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 3,000 रुपये का लाभ हो रहा है। लेकिन जब आंसर हमें लाभ प्रतिशत का देना है तो हमें बट्टे में क्या लिखना होगा, क्रय मूल्य को लिखना होगा। और क्रय मूल्य कितना लिखना होगा, हमें 6,000 रुपये लिखना होगा। और मल्टीप्लाई तो यहाँ पर हम 100 से करेंगे, क्योंकि आंसर हमें प्रतिशत में निकालना है। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। 3,000 से यहाँ पर 6,000 कटेगा 2 बार, और यहाँ पर 2 से अगर हम 100 को काटेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 50%। तो प्रश्न में पूछा ये गया था कि दोनों लेन देन के लिए उसका समग्र लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 10% की छूट पर एक वस्तु खरीदी। यदि उसने इसे 14% की छूट पर खरीदा होता तो उसे वस्तु 200 रुपये कम में मिलती। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है।
तो यहाँ पर हम ऐसा मान लेते हैं कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 100 यूनिट है या फिर 100 रुपये है। अगर 100 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य है और यहाँ पर प्रश्न के अनुसार यहाँ पर कितनी छूट देनी है, 10% की छूट देनी है। यदि हम यहाँ पर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देते हैं ना, तो फिर वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, वस्तु का मूल्य हो जाएगा यहाँ पर 90। 100 रुपये अगर वस्तु का अंकित मूल्य हम यहाँ पर मान रहे हैं ना, तो फिर 90 रुपये वस्तु का मूल्य हो जाएगा अगर अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे दी जाएगी तो। लेकिन ऐसा कहा गया है कि 10% की छूट देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 14% की छूट दी जाएगी ना तो फिर क्या होगा। ऐसा कहा गया है कि यदि उसने इसे 14% की छूट पर खरीदा होता, 10% की छूट पर तो खरीदा ही है, लेकिन कंडीशन ऐसी कही जा रही है कि अगर 14% की छूट पर खरीदा होता ना, तो उसे वस्तु 200 रुपये कम में मिलती। यानी कि यहाँ पर आप ऐसा समझिए कि अगर 14% की छूट दे दी जाती तो फिर वस्तु को कितने में बेचा जाता। 100 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य है, 14% की छूट दी जा रही है, तो वस्तु को बेचेंगे कितने में, 86 में। आप ऐसा समझिए कि 10% की छूट अगर दी जाती तो वस्तु का मूल्य 90 हो जाता, लेकिन 14% की छूट देने पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि मूल्य में जो अंतर आ रहा है, मूल्य में जो कमी आ रही है वो कितने की आ रही है, 4 यूनिट की कमी आ रही है। क्योंकि 14% छूट देने पर वस्तु का मूल्य कितना हो गया है, 86 हो गया है, जबकि 10% छूट देने पर वस्तु का मूल्य 90 था। तो यहाँ पर जो ये अंतर आया है ना, ये जो कमी आई है मूल्य में, ये छूट के कारण ही आई है। तो यहाँ पर कितनी कमी आई है, 4 यूनिट की कमी आई है, लेकिन प्रश्न के अनुसार ये जो कमी है ना वो 200 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू तो ज्ञात कर सकते हैं। 1 यूनिट बराबर किसके होगा, 50 रुपये के बराबर होगा। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 यूनिट बराबर आ गया है यहाँ पर 50 रुपये। लेकिन प्रश्न में हमें ज्ञात क्या करना है, प्रश्न में ज्ञात करना है कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना था। तो अब आपको पता है ना कि अंकित मूल्य तो यहाँ पर हमने 100 यूनिट माना था। जब 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 50 रुपये आ ही गई है, तो 100 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो 100 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 100 का गुणा करना होगा 1 यूनिट से। 1 यूनिट यानी कि 50 रुपये। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5000 रुपये। तो पूछा गया था कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, तो अंकित मूल्य होगा यहाँ पर 5000 रुपये। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, ए एक वस्तु को बी को 10% लाभ लेकर बेचता है। यानी कि ए एक वस्तु को बेच रहा है, किसको, बी को बेच रहा है, और ए को लाभ कितना हो रहा है, वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है। फिर बी क्या करता है, उस वस्तु को ए से तो खरीद लेता है, लेकिन फिर आगे क्या करता है, उसी वस्तु को वह सी को बेच देता है, और कितने परसेंट लाभ पर, 20% लाभ पर बेच देता है। अब ऐसा कहा गया है कि सी जो है ना वो उस वस्तु का 264 रुपये का भुगतान करता है, तो ए के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो यहाँ पर प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि 3 व्यक्ति है, एक ए है, दूसरा यहाँ पर बी है और तीसरा यहाँ पर सी है। तो ए एक वस्तु को बेच रहा है बी को, लेकिन लाभ कितना कमा रहा है, 10% का लाभ ए कमा रहा है। तो यहाँ पर हम ये मानते हैं कि जिस वस्तु की यहाँ पर बात हो रही है प्रश्न में, उस वस्तु का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कितना है, 100 रुपये है। तो यहाँ पर हम वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना मान लेते हैं, 100 रुपये मान लेते हैं। यानी कि वस्तु जो यहाँ पर ए ने खरीदी है ना, ए ने ही तो खरीदी है उस वस्तु को, तो ए ने उस वस्तु को 100 रुपये में खरीदा है। लेकिन अब ए क्या करता है, उस वस्तु को बी को बेचता है, लेकिन ए को जो लाभ हो रहा है वो 10% का लाभ हो रहा है। तो ए को 10% का लाभ हो रहा है, ए को 10% का लाभ तभी हो सकता है जब बी जो है ना इस वस्तु को कितने में खरीदे, 110 रुपये में खरीदे। यानी कि जो ए है वो 100 रुपये की वस्तु को बी को बेचेगा, लेकिन मूल्य कितना लेगा, 10% यहाँ पर लाभ लेगा, और कितने में बेचेगा, 110 रुपये में बेचेगा। तो इस तरह से यहाँ पर ए को तो 10% लाभ हो जाएगा। लेकिन फिर प्रश्न में कहा गया है कि बी क्या करता है, उसी वस्तु को, किस वस्तु को, जिस वस्तु को बी ने ए से खरीदा है, और कितने में खरीदा है, 110 रुपये में खरीदा है, या फिर 110 यूनिट में खरीदा है। तो बी क्या करता है, उसी वस्तु को फिर सी को बेच देता है, लेकिन लाभ कितना होता है, 20% का लाभ होता है। तो 110 रुपये अगर वस्तु का यहाँ पर क्रय मूल्य हो और 20% लाभ पर वस्तु को बेचना हो,
तो यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि 110 का 20% किसके बराबर होगा, तभी तो पता लगेगा ना कि यहाँ पर वस्तु को बेचने पर लाभ कितने रुपए का होगा। तो यहाँ पर हम हल कर लेते हैं, तो 0 से 0 कटेगा, ये 0 से ये 0, 11 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 रुपये आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो बी है वो सी को बेच रहा है वस्तु को, लेकिन लाभ कितना कमा रहा है, 22 रुपये का लाभ कमा रहा है। तो 22 रुपये का लाभ तभी होगा जब 110 की वस्तु को यहाँ पर 132 में बेच दिया जाए। तो 132 में अगर बेचा जाएगा तो यहाँ पर कितने का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। लेकिन प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि सी जो है वो उस वस्तु का 264 रुपये का भुगतान करता है, और यहाँ पर जो हमने 100 यूनिट की वैल्यू मानी थी उसके आधार पर यहाँ पर सी के लिए कितना आया है कि सी ने बी से वस्तु तो खरीदी है, लेकिन कितने में खरीदी है, 132 में खरीदी है, और 132 यूनिट का ही सी ने भुगतान किया है। लेकिन प्रश्न में ये वैल्यू दे रखी है 264 रुपये के बराबर। तो यहाँ पर 132 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 264 रुपये के बराबर है। तो यहाँ पर 2 का ही तो गुणा किया गया होगा ना 132 में, तभी तो यहाँ पर 264 आया है ना। तो यहाँ पर हमें ज्ञात ये करना है कि ए के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो यहाँ पर आपको पता है कि ए के लिए अगर हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो हमें 100 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। तो यहाँ पर जब हमने 2 का गुणा किया है, यानी कि 132 यूनिट बराबर किसके था, 264 के बराबर था, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 2 रुपये आई है। तो यहाँ पर हम 100 में 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि हमें ये पता लगाना है कि ए के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो 100 यूनिट में अगर हम यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर ए के लिए क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, और आप देख सकते हो कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा।